हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं यूपी ग्लोबल कोचिंग में आपका स्वागत करता हूं और ईश्वर से कामना करता हूं आप स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे, मस्त होंगे। आज हम दोस्तों एक नए आयाम पर, एक नए अध्याय पर बात करने वाले हैं पॉलिटी के अंतर्गत। और ये दोस्तों नया जो अध्याय है वो संविधान का भाग 4 है और ये संबंधित है दोस्तों डीपीएसपी से, राज्य के नीति निदेशक तत्वों से। आइए दोस्तों अपने टारगेट की ओर चलते हैं, इस टारगेट को पूरा करते हैं। टारगेट है हमारा दोस्तों, लक्ष्य हर हाल में जीतना है और लक्ष्य हर हाल में पाना है। हमें जॉब लेना है, चाहे हमारा जो लेवल है दोस्तों वो अपर लेवल का हो चाहे निम्न लेवल का हो, हर लेवल के हिसाब से ही हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। यानी कि छोटा एग्जाम हो, बड़ा एग्जाम हो, यह मायने नहीं रखता। मायने रखता है कि आप नौकरी कहाँ लेते हैं, नौकरी किस एग्जाम में लेते हैं, किस एग्जाम को आप फाइट करते हैं। आइए दोस्तों देखते हैं संविधान का भाग 4 जो संबंधित है डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निदेशक तत्वों से संबंधित है। और इसमें आर्टिकल हैं दोस्तों कितने, 36 से 51। पहला क्वेश्चन तो हमारा यही बनता है कि राज्य के नीति निदेशक तत्व संविधान के किस भाग में हैं। आंसर क्या होगा, भाग 4। दूसरा क्वेश्चन, भाग 4 में या राज्य के नीति निदेशक तत्वों से संबंधित आर्टिकल कितने हैं, अनुच्छेद कितने हैं, तो आपको कितने बताने हैं, 36 से 51। यह हमारा दूसरा क्वेश्चन होता है। आगे हम देखते हैं दोस्तों इसके बारे में और क्या जरूरी बातें हैं, इसको थोड़ा हम समझते हैं। पहले अगर हम बात करें डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। फिर से सुनिए, डीपीएसपी की फुल फॉर्म डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। इसका मतलब हिंदी में देखें दोस्तों तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निदेशक तत्व। अभी मैंने बताया था दोस्तों इससे संबंधित भाग 4 है। इससे संबंधित अगर दोस्तों भाग पूछा जाए तो कितना बताओगे, 4 बताओगे। इससे संबंधित आर्टिकल पूछे जाएं तो 36 से 51 बताओगे। यहाँ से क्वेश्चन दोस्तों सीधे सीधे पूछे गए हैं और वो सीधे सीधे ही हमें दोस्तों यहाँ पे याद रखने हैं। नेक्स्ट देखें यहाँ पे कि जो डीपीएसपी हैं, अगर कोई आपसे पूछे कि बाबू ये डीपीएसपी कहाँ से लिए गए तो आपका आंसर क्या होगा। आंसर सुनिए, आंसर मैं बता रहा हूँ। अगर आपसे पूछे भारत शासन अधिनियम, क्या पूछे, 1935 का भारत शासन अधिनियम। दूसरा है यहाँ पे नेक्स्ट अगर मैं लिख दूं आयरलैंड। तीसरा क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पे स्पेन। अब देखिए दोस्तों, अगर यहाँ पे आपसे पूछा जाए कि डीपीएसपी कहाँ से लिए, पहला मैंने स्पेन लिख दिया या फिर आयरलैंड लिख दिया, फिर यहाँ पे दोस्तों 1935 का भारत शासन अधिनियम लिख दिया। अगर एबीसी के रूप में ये तीनों ऑप्शन आ जाएं और इनमें आ जाए नीचे उपयुक्त सभी, तो उपयुक्त सभी सही होगा। अब इनमें डिफरेंस क्या है उसको थोड़ा समझते हैं। अगर हमसे पूछा जाए दोस्तों डीपीएसपी किस देश से लिए गए तो आंसर क्या होगा, आयरलैंड। अब हुआ ये था कि हमारे देश में जो लिए गए वो ना तो आयरलैंड से लिए गए ना स्पेन से लिए गए। कारण क्या है, स्थिति क्या है उसको थोड़ा समझते हैं। जो स्पेन था, सर्वप्रथम स्पेन से जो लिए दोस्तों वो आयरलैंड ने लिए, और आयरलैंड से जो लिए थे वो किसने लिए थे दोस्तों, जो ब्रिटिश भारत था यानी ब्रिटिश लोग थे, अंग्रेज लोग थे, उन्होंने लिए थे। और उन्होंने, अंग्रेजों ने 1935 का जो भारत शासन अधिनियम था इसमें इनको रखा, किस नाम से रखा दोस्तों, निर्देशों के उपकरण। निर्देशों के उपकरण, ये बात ध्यान रखनी है, निर्देशों के उपकरण। यानी कि अब यहाँ पे क्या क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन आप सुनिए। यानी कि इनको जो हमने लिया, हमने कहाँ से लिया, पहली बात तो ये देखिए, हमने जो लिया वो 1935 के भारत शासन अधिनियम से लिया। 1935 के भारत शासन अधिनियम में जिन डीपीएसपी की बात कर रहा हूँ ये किस नाम से हुआ करते थे, निर्देशों के उपकरण के नाम से थे। और इनको हमने अपने संविधान में जब दिया तो किस नाम से लिया, अगर हमने इनको लिया है तो हमने अपने संविधान में किस नाम से लिया है तो आपको बताना है।
हमारे संविधान में जो हैं वो डीपीएसपी हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं। बात समझ में आ गई होगी, फिर से आप समझिए। यानी कि सबसे पहले ये जो थे वो स्पेन के संविधान में हुआ करते थे। स्पेन के संविधान से आयरलैंड ने लिए, और जब अंग्रेजों ने ब्रिटिश पार्लियामेंट में जो 1935 का भारत शासन अधिनियम आया उसमें भी ये थे, और उसमें निर्देशों के उपकरण के नाम से थे। और जब हमने दोस्तों संविधान बनाया तो इसको अपने संविधान में हमने डीपीएसपी के नाम से, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के नाम से रखा। तो अब आप बताइए, अगर आपसे पूछा जाए हमने कहाँ से लिए, तो हमने जो लिए हैं 1935 के भारत शासन अधिनियम से, और उसमें जो निर्देशों के उपकरण हुआ करते थे उसी को हमने क्या नाम दे दिया दोस्तों, डीपीएसपी नाम दे दिया। अब देखो, जो अंग्रेजों ने लिए थे, ब्रिटिश लोगों ने लिए थे 1935 के भारत शासन अधिनियम में जो रखे हुए थे वो आयरलैंड से लिए गए थे। इसलिए अगर कहा जाए किस देश से लिए गए तो आयरलैंड ये भी कहना सही है। मूल रूप से आयरलैंड से लिए गए। अगर आयरलैंड में कहाँ से लिए गए तब आंसर यहाँ पे जो होगा वो स्पेन होगा दोस्तों। ये बात आप ध्यान रखना। अगर आपसे क्वेश्चन आ जाए किस देश से लिए तो आयरलैंड बताना है। किस अधिनियम से लिए, 1935 के भारत शासन अधिनियम से लिए। 1935 के भारत शासन अधिनियम में किस नाम से हुआ करते थे तो निर्देशों के उपकरण के नाम से हुआ करते थे। ये बहुत अच्छे क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं जो आपको दोस्तों याद रखनी है। नेक्स्ट देखते हैं आगे यहाँ पे कौन सी बातें हमें डीपीएसपी से संबंधित ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया है, मैंने आपको बताया था, जब पिछला वीडियो आपको जो गया था उसमें मैंने आपको बताया था कि दोस्तों जो अनुच्छेद 32 था उसे न्याय का झरना कहा गया। क्या कहा गया? न्याय का झरना। किसको कहा गया? जो रिट थी, जो संवैधानिक उपचारों के अधिकार थे, उसको दोस्तों न्याय का झरना कहा गया। अगर मैं आपसे पूछूं जो डीपीएसपी हैं इन्हें क्या कहा जाता है तब आंसर क्या होगा बताइए दोस्तों। अगर हम डीपीएसपी की बात करें तो इनको क्या कहा जाता है तो इसके बारे में आप बताएंगे कि सामाजिक और आर्थिक न्याय का प्रतीक। सामाजिक व आर्थिक न्याय का प्रतीक। आर्थिक न्याय का प्रतीक। अगर क्वेश्चन पूछे सामाजिक व आर्थिक, सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक, अगर ये तीनों शब्द भी आ जाएं तब भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है। सामाजिक व आर्थिक न्याय का प्रतीक किसको कहा जाता है तो आंसर क्या होगा दोस्तों? डीपीएसपी। अगर आपसे पूछा जाए न्याय का झरना किसे कहा जाता है तब आंसर क्या होगा? संवैधानिक उपचारों को। अगर सामाजिक व आर्थिक न्याय का प्रतीक किसको कहा जाता है तो आंसर दोस्तों क्या देना है? डीपीएसपी। अब देखो यहाँ से और क्या क्वेश्चन बनते हैं। जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं इनका दोस्तों उद्देश्य क्या है? क्या दोस्तों? उद्देश्य। तो उद्देश्य आपको बताना है, पूछा हुआ क्वेश्चन है दोस्तों एग्जाम के अंदर, और इसको आपको ध्यान रखना है। कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। क्या है मतलब कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना? ये आपको बताना है। कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना उद्देश्य किसका है दोस्तों? डीपीएसपी का। ये बात समझ में आ गई। अब एक बात और क्वेश्चन आपको समझ में थोड़ा समझना है। कभी कभी आपको लगेगा कि जो एफआर हैं और डीपीएसपी हैं इनमें डिफरेंस क्या है दोस्तों। तो अगर मैं फंडामेंटल राइट की बात करूं, मूल अधिकार की बात करूं और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की बात करूं, बोले तो दोस्तों यहाँ पे क्या है? डीपीएसपी। अगर हम दोस्तों इनकी बात करें तो इनमें अंतर क्या है तो अंतर आपको बताना है कि जो एफआर हैं इसके लिए क्या है कि राज्य को नियम नहीं बनाने पड़ते। यानी कि राज्य को नियम नहीं बनाने पड़ते, ये संविधान में दे रखे हैं, नहीं बनाने पड़ते। अगर हम बात करें दोस्तों डीपीएसपी की तो इसको राज्य को नियम बनाने पड़ते हैं, नियम बनाने पड़ते हैं। ध्यान रखना है, नियम बनाने पड़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन जो बनता है वो पूछा भी गया है कि इनमें वाद्य योग्य क्या है। तो अगर वाद्य योग्य पूछा जाए दोस्तों तो आपको जो डीपीएसपी बताना है ये वाद्य योग्य नहीं है। क्या है दोस्तों? वाद्य योग्य नहीं है। ये बात इसके आर्टिकल में भी लिखी है। और जो एफआर हैं इनको दोस्तों मैंने बताया था ये वाद्य योग्य हैं, वाद्य योग्य
हैं। यानी कि जो फंडामेंटल राइट हैं इनका अगर वायलेशन हुआ तो आप कोर्ट जा सकते हैं। अगर आपके डीपीएसपी का यहाँ वायलेशन हुआ तो आप कोर्ट नहीं जा सकते। उसकी बात हम अभी करेंगे। आर्टिकल जो आ रहा है 36 और 37 नंबर, 36 में परिभाषा है, 37 में दे रखा है, उस पर मैं अभी बात करने वाला हूं दोस्तों। और बातें यहाँ पे क्या ध्यान रखनी है, अगर मैं दोस्तों राज्य की बात करूं तो राज्य कितनी प्रकार का होता है। अगर मैं स्टेट की बात करूं दोस्तों तो स्टेट 2 टाइप के होते हैं। एक पुलिस स्टेट होता है और एक वेलफेयर स्टेट होता है। पुलिस स्टेट क्या होता है, ऐसा स्टेट जो पुलिसिंग का काम करता हो, जो राजस्व का काम करता हो, उसे पुलिस स्टेट कहते हैं। और एक ऐसा स्टेट दोस्तों जो बच्चे के जन्म से लेके उसके स्वास्थ्य, उसकी शिक्षा और उसकी नौकरी तक की व्यवस्था करता हो, उसको दोस्तों वेलफेयर स्टेट कहते हैं। तो यहाँ जो जो संकल्पना है दोस्तों वेलफेयर स्टेट की है, पुलिसिंग स्टेट की नहीं है, पुलिस स्टेट की नहीं है। ये बात आपको समझ में आ गई होंगी। आइए दोस्तों यहाँ से ये जो डीपीएसपी हैं इसके बारे में दोस्तों कुछ विद्वान हैं, उन्होंने कुछ कथन कहे हैं, कुछ बातें कही हैं इनको लेके, उनको भी देख लेते हैं। एक नाम आता है दोस्तों डीपीएसपी के बारे में, एक नाम आपको ध्यान रखना है, केटी साहा। ये जो केटी साहा हैं इन्होंने दोस्तों एक बात कही, और बात क्या कही, ये कही कि ये जो डीपीएसपी हैं ये क्या हैं, ये डीपीएसपी हैं एक ऐसा चेक है दोस्तों, एक ऐसा चेक हैं जो बैंक की इच्छा पर निर्भर करते हैं, बैंक की इच्छा पर निर्भर करते हैं, इच्छा पर निर्भर करते हैं। इसको आप ध्यान रखना। ये किसका कथन है दोस्तों, जो केटी साहा हैं इनका कथन है। इन्होंने कहा कि जो डीपीएसपी हैं ये बैंक की इच्छा पर निर्भर करते हैं, ऐसा चेक है। ऐसा क्यों कहा दोस्तों, ये इसलिए कहा था कि जो डीपीएसपी हैं दोस्तों ये वाद योग्य नहीं हैं, इनको कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती, ये राज्य की इच्छा पर डिपेंड करते हैं, राज्य इनको लागू करे या ना करे, कोई जबरदस्ती नहीं होती। क्योंकि राज्य अगर इनको लागू करेगा तो अपनी इकोनॉमिक कंडीशन देखेगा और अपने आर्थिक संसाधन देखेगा। अगर आर्थिक संसाधन पर्याप्त हैं तो इनको लागू करेगा, आर्थिक संसाधन पर्याप्त नहीं है तो इनको लागू नहीं करेगा। हालांकि इनमें अंतर की हम बात करें तो इनमें जो अंतर है वो अंतर मैं आपको क्लियर कर चुका हूं, लेकिन ये भी वही है जो मूल अधिकार है, मामूली सा अंतर है वो मैंने आपको दोस्तों क्लियर कर दिया। दूसरा एक नाम और आता है यहाँ पे ग्रैनविल ऑस्टिन का। किसका नाम दोस्तों, ग्रैनविल ऑस्टिन। ग्रैनविल ऑस्टिन की बात करें तो इन्होंने दोस्तों क्या कहा है, इन्होंने ये कहा कि जो डीपीएसपी हैं दोस्तों, क्या कहा, जो डीपीएसपी हैं इनको संविधान की आत्मा कहा। क्या कहा दोस्तों, संविधान की आत्मा कहा। फिर से आप सुनिए, डीपीएसपी को संविधान की आत्मा किसने कहा, तो आंसर क्या होगा, ग्रैनविल ऑस्टिन। अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा किसने कहा, आंसर होगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। प्रस्तावना को संविधान की आत्मा किसने कहा, आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू। ये क्वेश्चन आपको ध्यान रखने हैं। आइए दोस्तों एक खूबसूरत अंदाज में अब हम शुरू करते हैं दोस्तों इसके आर्टिकल, अनुच्छेद। आर्टिकल की बात करें तो हमें 36 से 51 तक पढ़ने हैं। सबसे पहले दोस्तों अगर हम आर्टिकल 36 की बात करें तो इसमें क्या है दोस्तों, राज्य शब्द को परिभाषित किया गया है, यानी राज्य को परिभाषित किया गया है, राज्य को परिभाषित किया है। अब दोस्तों आपको एक बात समझ में आती होगी कि राज्य शब्द की परिभाषा मैंने आपको अनुच्छेद 12 में भी बताई थी। तो राज्य शब्द की परिभाषा है वो आर्टिकल 12 में है या फिर दोस्तों 36 में है। अब इस पे अगर हम बात करें, अगर क्वेश्चन आ जाए राज्य शब्द को परिभाषित किया गया है, अगर क्वेश्चन आ जाए राज्य शब्द को परिभाषित किया गया है, परिभाषित किया गया है, ऑप्शन आ जाए दोस्तों आर्टिकल 36, क्वेश्चन आ जाए आर्टिकल 12, क्वेश्चन आ जाए ऊपर वाले दोनों ए व बी, और डी आ जाए नन ऑफ दीज। तो नन ऑफ दीज तो होगा नहीं, ये तो आपको क्लियर हो रहा होगा। अब देखो यहाँ पे अगर ये ए और बी दोनों आ जाए, इंडिविजुअल यहाँ पे आंसर पूछा जाए तो आपको क्या करना है,
और अगर दोस्तों इनमें से ये ए बी वाला दोनों वाला ना आए, अगर 36 आए तो 36 से ही होगा, 12 आए तो 12 से ही होगा। अगर क्वेश्चन इस तरीके से आ जाए, सी में अगर मैं लिख दूं यहाँ पे 20 और डी में लिख दूं दोस्तों यहाँ पे 25, अब यहाँ पे पूछा जाए राज्य शब्द को परिभाषित किया गया है, तो आपको लगता होगा 36 में मैं बता ही रहा हूँ, 12 में मैं बता चुका हूँ, तो ऐसी स्थिति में आपको आंसर करना है कितना दोस्तों, 12 करना है, 36 नहीं करना है। क्यों नहीं करना है उस पर भी बात कर लेते हैं। जो आर्टिकल 26 है उसमें दोस्तों राज्य शब्द को वास्तव में वास्तविकता में परिभाषित किया गया है, लेकिन दोस्तों अगर हम आर्टिकल 36 की बात करें तो इसमें दोस्तों लिखा हुआ है कि यहाँ राज्य शब्द की वही परिभाषा होगी जो आर्टिकल 12 में है। क्या लिखा है, 36 में लिखा है कि राज्य शब्द की वही परिभाषा होगी जो अनुच्छेद 12 में है। इसलिए अगर आपको प्राथमिकता देनी पड़े तो आर्टिकल 12 को देना, क्योंकि ये क्वेश्चन दोस्तों पूछा जा चुका है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, आगे अगर हम देखें यहाँ पे दोस्तों, तो आगे जो बातें हमें ध्यान रखनी है वो बातें क्या हैं उनसे संबंधित हम देखते हैं। आर्टिकल 36 समझ में आ गया। आर्टिकल यहाँ पे देखें दोस्तों 37, तो 37 क्या कहता है इस पे थोड़ा ध्यान दो। तो 37 जो कह रहा है, पहली लाइन तो इसमें यही कही गई है कि जो नीति तत्व हैं ये वाद योग्य नहीं है, ये एनफोर्सेबल नहीं है, यानी इनको फोर्स नहीं किया जा सकता, इनको किसी भी कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती। तो यही बात आपको ध्यान रखनी है कि ये एनफोर्सेबल नहीं है, यानी पहली बात ये एनफोर्सेबल नहीं है, बोले तो वाद योग्य नहीं है। दूसरी बात क्या लिखी है इसी में कि जो राज्य है, जो स्टेट है दोस्तों, वो नीतियां बनाते समय इन तत्वों को ध्यान में रखेगा, नीतियां बनाते समय इन तत्वों को ध्यान में रखेगा। राज्य नीतियां बनाते समय इन तत्वों को ध्यान में रखेगा, इन तत्वों को ध्यान में रखेगा। कौन से तत्व दोस्तों, कौन से तत्व, यही जो हम बात करेंगे, जिन आर्टिकल को हम पढ़ेंगे, उन सारे आर्टिकलों को जब राज्य नीतियां बनाता होगा तो उनको ध्यान में रखेगा। और यह वाद योग्य नहीं है, ये भी दोस्तों सीधा सीधा यहाँ कह रखा है। आगे अगर हम अनुच्छेद 38 की बात करें तो जो 38 है उसमें क्या कह रखा है दोस्तों, उसको भी हम देख लेते हैं। अगर हम 38 की बात करें आर्टिकल, तो यहाँ पे दे रखा है कि राज्य नीतियां बनाते समय, राज्य जब नीतियां बनाएगा तो जो सामाजिक है, आर्थिक है व राजनीतिक है, इस प्रकार की व्यवस्था को कायम करेगा। यानी कि सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक व्यवस्था को राज्य कायम करेगा, ऐसी व्यवस्था बनाएगा राज्य। ये कहाँ लिखा है दोस्तों, अनुच्छेद 38 में लिखा है। आइए दोस्तों लिख लेते हैं। यहाँ पे जो लिखा है कि राज्य ऐसी व्यवस्था बनाएगा, राज्य ऐसी व्यवस्था कायम करेगा, ऐसी व्यवस्था कायम करेगा या बनाएगा, राज्य ऐसी व्यवस्था बनाएगा जिससे सामाजिक, आर्थिक व राजनैतिक, सामाजिक, आर्थिक व राजनैतिक न्याय प्राप्त हो सके, न्याय की प्राप्ति हो सके। बात क्लियर हो गई। राज्य जब नीतियां बनाएगा तो इस व्यवस्था, ऐसी इस प्रकार की व्यवस्था बनाएगा जिससे जो राज्य के लोग हैं उनको सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय की प्राप्ति हो सके। अब देखो यहाँ से दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया, और क्वेश्चन ये पूछा गया कि सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय का उल्लेख संविधान में कहाँ है। तो आंसर उसमें क्या है, अगर आपसे अनुच्छेद 38 आ जाए ये भी सही है, प्रस्तावना आ जाए ये भी सही है, दोनों ही सही हैं। यानी कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का दोस्तों जो उल्लेख है वो प्रस्तावना में भी है और नीति निर्देशक तत्वों में भी है, और नीति निर्देशक तत्वों के किस आर्टिकल में है, तो अनुच्छेद 38 में है। दूसरी बात यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ जिससे आपको ध्यान रहे, नोट्स बनाने में दिक्कत ना आए। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ दोस्तों, एक मिनट देखिए, सामाजिक, आर्थिक और
राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक व राजनैतिक। यहाँ पे राजनैतिक है, राजनैतिक। ये इन शब्दों का उल्लेख कहाँ है दोस्तों? प्रस्तावना में भी है, प्रस्तावना में भी है। ये बात आपको ध्यान रखनी है क्योंकि क्वेश्चन पूछा हुआ है। आगे देखते हैं दोस्तों, अनुच्छेद 39। अगर मैं आर्टिकल 39 की बात करूं तो इसको आपको बड़े अच्छे से देखना है। जो बाद में जोड़ा है उसकी भी हम दोस्तों बात करेंगे। और अनुच्छेद 39 में क्या कहा गया है कि पहले इसमें 6 पॉइंट हैं और 6 पॉइंट बहुत ज़्यादा जरूरी हैं क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन इसका 4th पॉइंट है वो आ चुका है। और अब क्वेश्चन जो आने की संभावना है वो ये है कि अनुच्छेद जो 39 है इसमें कौन सी बात उल्लेखित नहीं है, ऐसा क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। राज्य स्त्री व पुरुषों को समान कार्य के लिए समान वेतन देगा, यह क्वेश्चन बार बार पूछा गया है और कई बार आया हुआ भी है। तो ये तो आपको ध्यान रखना ही है कि समान कार्य के लिए समान वेतन का उल्लेख कहाँ है। लेकिन दोस्तों अब एक बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है और वो क्वेश्चन क्या हो सकता है कि अनुच्छेद 39 में निम्न में से क्या उल्लेखित नहीं है, इस बात का ध्यान रखना। इसमें अगर दोस्तों हम पहली बात करें तो राज्य सभी स्त्री व पुरुषों को आजीविका से संबंधित यानी आजीविका से संबंधित समान अवसर उपलब्ध कराएगा। पहली बात तो 39 के ए में ये लिखी है कि राज्य सभी स्त्री व पुरुषों को आजीविका में समान अवसर उपलब्ध करवाएगा, ये 39 ए कहता है। अगर हम 39 बी की बात करें तो जो मेल और फीमेल हैं इनके जो भौतिकीय संसाधन है, भौतिक व मानवीय संसाधन, उनका समान रूप से वितरण महिला और पुरुषों में करेगा। तीसरी बात यह है कि जो संपत्ति है उसका सेंट्रलाइजेशन है, जो केंद्रीकरण है उसको राज्य रोकेगा। और इसका चौथा पॉइंट है कि स्त्री और पुरुषों को राज्य ऐसे कार्य नहीं करने देगा जो उनके स्वास्थ्य के विरुद्ध हों। पांचवी बात है दोस्तों यहाँ पे कि राज्य बच्चों की टीन एज को यहाँ पे ध्यान में रखेगा और समान कार्य के लिए समान वेतन मैंने आपको बता ही दिया। और यहाँ पे राज्य जो है वो बच्चों को दोस्तों ऐसा वातावरण उपलब्ध करवाएगा जिससे बच्चे समुचित विकास अपना कर सकें। उनके टीन एज को, उनकी सुकुमार अवस्था को राज्य नीतियां बनाते समय ध्यान में रखेगा। फिर से आप सुनिए, पहला पॉइंट है 39 ए का कि राज्य स्त्री व पुरुषों को समान अवसर प्रदान करेगा, यानी कि समान अवसर स्त्री व पुरुषों को प्रदान करेगा जो संबंधित होंगे आजीविका से। दूसरी बात, स्त्री व पुरुषों में जो आर्थिक संसाधन है उनका समान रूप से वितरण करेगा। तीसरी बात, जो आर्थिक संसाधन है दोस्तों उसका केंद्रीयकरण ना हो, कहीं एक व्यक्ति के पास सारी संपत्ति नहीं पहुंच जाए, इसको राज्य रोकेगा। और चौथी बात है कि जो पुरुष और महिलाएं हैं अगर दोस्तों वो समान कार्य करती हैं तो उनको समान वेतन की व्यवस्था राज्य करेगा। पांचवी बात है कि जो स्त्री और पुरुष हैं उनको ऐसे कार्य नहीं करने देगा जो उनके स्वास्थ्य के विरुद्ध हों। और यहाँ पे छठी बात है कि राज्य जो है बच्चों की टीन एज को, सुकुमार अवस्था को ध्यान में रखेगा और एक ऐसा वातावरण उपलब्ध करवाएगा जिससे बच्चा अपना समुचित या संपूर्ण विकास कर सके। ये 39 के आपके 6 क्लाउज हैं, इनको आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, अगर मैं बात करूं दोस्तों 39 आर्टिकल, फिर से देखिए अनुच्छेद 39 ए, इसका मतलब दोस्तों अगर ये कैपिटल ए है तो इसका मतलब ये बाद में जुड़ा, और बाद में ये कब जुड़ा तो आंसर क्या होगा दोस्तों 42वें संविधान संशोधन द्वारा। कब जुड़ा था? 1976 में। अब 42वें संविधान संशोधन की बात करें तो इसे मिनी संविधान के नाम से भी जाना जाता है। अब तक का संविधान में संशोधन जितने हुए हैं उनमें सबसे बड़ा संविधान संशोधन है। एक ही बार में बहुत सारे आर्टिकल यहाँ पे जोड़े गए थे, इसीलिए इसको दोस्तों मिनी संविधान संशोधन या मिनी संविधान भी कहते हैं दोस्तों, यह बात ध्यान रखना। अब ये 39 ए है, इसका मतलब कैपिटल का मतलब है ये बाद में जुड़ा, और अगर यहाँ स्मॉल होता तो इसका मतलब होता कि ये इसी का भाग है। अब कैपिटल आ गया, इसका मतलब ये 39 का भाग नहीं है, ये बाद में जुड़ा है और अपने आप में स्वतंत्र आर्टिकल है। अब यहाँ पे दोस्तों हम देखें
इसमें है क्या? तो इसमें आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ लगभग 26% जो जनसंख्या है वो बिलो पावर्टी लो के अंतर्गत आती है, बीपीएल के अंतर्गत आती है। अब हमारे देश की जो न्यायिक व्यवस्था है वो न्याय व्यवस्था में देरी तो होती है दोस्तों, और न्याय व्यवस्था में जो देरी है वो भी एक प्रकार का अन्याय है। न्याय व्यवस्था में देरी नहीं होनी चाहिए, और अगर देरी हो रही है तो ये भी एक अन्याय है। दूसरी बात, आपने देखा होगा हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के अंदर अगर हम केस लड़ें तो वहाँ काफ़ी सारे पैसा की ज़रूरत पड़ती है, वकील हैं वो भी पैसे से काम करते हैं, आने जाने की बात करें उसमें भी पैसा लगता है। तो एक गरीब आदमी भारत का वो उस न्यायिक व्यवस्था को कैसे प्राप्त करेगा, उसके लिए यहाँ पे 39A जोड़ा गया, और इसमें लिखा गया कि जो बीपीएल लोग हैं, जो 26% भारत के जो लोग हैं, लगभग 26% के करीब, उनको न्याय प्राप्त कराने के लिए यहाँ पे निःशुल्क न्याय की व्यवस्था की गई है। और जो लीगल एक्सपर्ट बोले, वकील की बात करें, वो भी निःशुल्क की यहाँ पे बात की गई है। ये 39A में लिखा हुआ है। बात आपको समझ में आ गई होगी। तो राज्य के सभी लोगों को निःशुल्क न्याय एवं विधिक सहायता की बात करता है। राज्य के लोगों को निःशुल्क न्याय व विधिक सहायता राज्य प्रदान करेगा। ठीक, बात समझ में आ गई। अब देखो, ये संविधान मात्र में लिखने से तो न्याय नहीं मिलेगा। इसके लिए क्या हुआ, सरकार ने बहुत सारे संविधान संशोधन तो यहाँ पे किया ही है, उसके बाद कुछ एक्ट बनाए, कुछ अधिनियम बनाए, और इन्होंने 1987 में इसी से संबंधित 1987 में एक अधिनियम बनाया दोस्तों, नलसा एक्ट, यानी कि नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट। नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट, नलसा। ये जो नलसा है ये राष्ट्रीय लेवल पे था। अब देखो, राज्य के लेवल पर इन्होंने एक सलसा बनाया, और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर इन्होंने दोस्तों डलसा बनाया। अगर हम डलसा की बात करें तो यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट लीगल, इसका मतलब अभी मैंने क्या बताया था, सर्विस अथॉरिटी एक्ट। तो ये बात ध्यान रखनी है, नलसा एक्ट, डलसा एक्ट और सलसा एक्ट, ये जो आर्टिकल जोड़ा, यहाँ पे जो एक्ट बनाया अधिनियम 1987 में ये एक्ट बनाए गए, इनको आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे एक प्राधिकरण की भी स्थापना की गई। कब की गई दोस्तों? 1987 में। कब की गई? 1987 में एक एक्ट की यहाँ पे प्रावधान किया गया है। उस एक्ट को भी आप ध्यान रखना चाहें तो रख लेना, नहीं आप इतना ही ध्यान रखना कि 39A का संबंध राज्य के लोगों को निःशुल्क न्याय और विधिक सहायता प्रदान करने की बात करता है। आगे देखना है दोस्तों, अनुच्छेद 40 किससे संबंधित है? राज्य ग्राम पंचायतों का गठन करेगा। किससे संबंधित है दोस्तों? ग्राम पंचायतों का गठन करेगा। यानी किससे संबंधित है? ग्राम पंचायतों के गठन से संबंधित। यहाँ पे ध्यान रखना है दोस्तों, ये जो संबंधित है ये गांधी जी की, क्वेश्चन पूछा गया है इसलिए बता दे रहा हूं, गांधी जी की ग्राम स्वरोजगार अवधारणा से संबंधित है। किससे संबंधित है? अवधारणा से संबंधित है। ग्राम स्वरोजगार अवधारणा, इससे ये संबंधित है। क्या दोस्तों? ग्राम पंचायतों का गठन, या सीधा सीधा आर्टिकल 40। अब गांधी जी ने क्या कहा था? गांधी जी कहते थे कि जो भारत की जो आत्मा है दोस्तों वो गांव में बसती है, और गांधी जी का मानना था कि अगर हमें भारत का विकास करना है तो गांव का विकास करना पड़ेगा, तभी भारत का विकास हो सकता है। इसीलिए ये जो ग्राम पंचायतों के गठन की बात की गई, इसको कहा गया कि अनुच्छेद जो 40 है दोस्तों वो गांधी जी के ग्राम स्वरोजगार अवधारणा से संबंधित है। ये बात आपको ध्यान रखना। आगे दोस्तों अगर हम बात करें अनुच्छेद 41, 42 और 43, बड़े अच्छे क्वेश्चन बनते हैं।
जो आपको ध्यान रखने हैं, इसको आप इसी सीक्वेंस में ध्यान रखना। ये क्या क्या कहते हैं उनकी बात हम कर रहे हैं कि राज्य सभी लोगों को यहाँ पे शिक्षा देगा। यहाँ पे शिक्षा की बात की गई है, काम की बात की गई है और लोक सहायता की बात की गई है। यानी कि राज्य, हाँ, काम देगा और क्या देगा, शिक्षा देगा और क्या देगा दोस्तों, लोक सहायता देगा। क्या देगा, लोक सहायता। यहाँ से क्वेश्चन बहुत अच्छा बनता है और पूछा भी गया है, राज्य काम देगा, शिक्षा देगा, लोक सहायता देगा। और ये काम देगा, काम देने से काम नहीं चलेगा, यानी कि काम की अनुकूल दशाएं भी देगा। यहाँ पे ये भी ध्यान रखना है कि काम के साथ साथ क्या देगा, अनुकूल दशाएं, यानी कार्य की या काम की अनुकूल दशाएं उपलब्ध कराएगा। दशाएं उपलब्ध कराएगा, अभी लिख रहा हूँ, अभी समझाऊंगा आपको। उपलब्ध कराएगा प्लस यहाँ पे और किसकी बात की गई है, यहाँ पे प्रसूति सहायता की बात की गई है। और क्या उपलब्ध करवाएगा, प्रसूति सहायता। प्रसूति सहायता। 43 में क्या है दोस्तों कि राज्य काम देगा और काम के अनुकूल दशाएं उपलब्ध करवाएगा। ये मैं आपको याद करने का तरीका बता रहा हूँ। आपको काम ध्यान रखना है, काम के अनुकूल दशाएं ध्यान रखना है, और इसके बाद दोस्तों कम से कम काम करवाएगा, काम देगा, काम करवाएगा, और इसके साथ साथ कम से कम जीवन निर्वाह योग्य, जीवन निर्वाह योग्य वेतन की बात करता है। जीवन निर्वाह योग्य वेतन देगा। क्या देगा दोस्तों, वेतन प्लस कुटीर उद्योगों का विकास। कुटीर उद्योगों का विकास, कुटीर उद्योगों का विकास, इसको ध्यान रखना है। अब देखो दोस्तों, याद कैसे करें हम। अब याद करने के लिए मैंने कहा कि जो राज्य है वो राज्य के सभी लोगों को काम देगा, शिक्षा देगा, लोक सहायता देगा। यहाँ पे फिर क्वेश्चन बनता है, लोक सहायता किसको, तो 4 बातें आपको ध्यान रखनी है। यहाँ पे जो वृद्ध हैं, बूढ़े लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं, वृद्ध ध्यान रखना है, बीमार ध्यान रखना है, बीमार ध्यान रखना है, बेरोजगार ध्यान रखना है, बेरोजगार ध्यान रखना है, और दिव्यांग ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है दोस्तों, दिव्यांग। अब देखो, सरकार ने वृद्ध लोगों के लिए वृद्धावस्था पेंशन चलाई है, आर्टिकल कौन सा, 41। बीमार लोगों के लिए आयुष्मान कार्ड जो बनवाया वो बीमारों से संबंधित है। बेरोजगार लोगों के लिए रोजगार देना या रोजगार भत्ता देना, या फिर आपको जो आपने सुना होगा मनरेगा चल रहा है गांव में, वो भी क्या है, रोजगार देना है। ऐसी व्यवस्था राज्य शुरू करेगा। और दिव्यांगों के लिए विशेष सहायता देगा। ये बातें यहाँ पे कही गई हैं, 4 पॉइंट हैं, इसमें चारों ही ध्यान रखने हैं। अब देखो, काम देने से काम नहीं चलेगा, काम के अनुकूल दशाएं भी उपलब्ध करवाए। और प्रसूति सहायता, आपने देखा होगा, सुना होगा, प्रेगनेंसी के समय महिलाओं को बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती हैं, तो वो प्रसूति सहायता की जो बात की गई है दोस्तों, वो कहाँ की गई है, अनुच्छेद 42 में की गई है। 43 में क्या है कि ठीक है, काम दिया, काम के अनुकूल दशाएं भी दी, लेकिन कम से कम इतना वेतन दिया जाना चाहिए कि जीवन का निर्वाह हो जाए, इसकी भी बात करता है। और दोस्तों, गांधी जी की अवधारणा से संबंधित क्या है, कुटीर उद्योग। गांधी जी छोटे छोटे उद्योगों की बात करते थे, कुटीर उद्योग की बात करते थे। तो कुटीर उद्योग का विकास, ये भी किस आर्टिकल में है दोस्तों, अनुच्छेद 43 में है। अब देखो, एक आर्टिकल फिर से नया जुड़ा, और वो कौन सा है दोस्तों, 43A की बात करें और 43B की बात करें। ये भी क्वेश्चन दोस्तों पूछे जाने लायक हैं और पूछे गए हैं। यानी कि 43 अगर हम A की बात करें तो यहाँ पे जो राज्य जो काम दे रहा है, जो उद्योग हैं, उन उद्योगों में कार्मिकों की साझेदारी को, कार्मिकों की साझेदारी को सुनिश्चित करेगा। साझेदारी को सुनिश्चित करेगा, सुनिश्चित करेगा। फिर से सुनिए दोस्तों, क्या कहना चाह रहा है ये। यानी कि जो उद्योग धंधे हैं, उन उद्योग धंधों में जो कर्मचारी काम कर रहे हैं, जो लेबर काम कर रही है, जो मजदूर काम कर रहे हैं, उनकी भागीदारी, यहाँ पे भागीदारी होगा, साझेदारी नहीं है, कि उनमें कार्मिकों की भागीदारी को सुनिश्चित करेगा। इसका मतलब जैसे आपने देखा होगा कि आपने
जो मजदूर यूनियन संगठन जो बने होते हैं, जिनमें हम भारतीय यूनियन संघ की बात करें या भारतीय मजदूर संघ की बात करें, भामस जिसको कहा जाता है, तो ऐसे जो संगठन हैं, ये संगठन कौन बनवाएगा दोस्तों? राज्य बनवाएगा। जो उद्योगों में जो लोग लगे हुए हैं, क्योंकि वो जो पॉलिसी चल रही है उसको वो जान सकें, उसका वो लाभ ले सकें, इसके लिए उद्योगों में कार्मिकों की साझेदारी को सुनिश्चित करेगा। ये कहाँ लिखा है दोस्तों? अनुच्छेद 43 के ए में लिखा है। अब 43 ए है, इसका मतलब इसको बाद में जोड़ा, तो बाद में कब दोस्तों? 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976। अगला दोस्तों देखिए, अगला बहुत अच्छा है और इम्पोर्टेंट भी है, इम्पोर्टेंट लिख दे रहा हूं, ये 43 बी। अब 43 बी दोस्तों क्या कहता है, इसको ध्यान रखना। इस आर्टिकल की बात करें, 43 बी, बी है, कैपिटल बी है, इसका मतलब इसको बाद में जोड़ा। अब बाद में जोड़ा तो कब जोड़ा? पहले दोस्तों इसी की बात कर लेते हैं। तो इसको हमने 97वां संविधान संशोधन द्वारा 2011 में जोड़ा। कब जोड़ा? 97वां संविधान संशोधन 2011। कब जोड़ा? 2011। अब 43 बी में दोस्तों है क्या? अगर हम 43 बी में क्या है, तो आपने देखा होगा जो कोऑपरेटिव संस्थाएं होती हैं या सहकारी संघ जो होते हैं, तो सहकारी संघ को राज्य बढ़ावा देगा, कोऑपरेटिव संस्थाओं को राज्य बढ़ावा देगा। ये कहाँ लिखा है दोस्तों? 43 बी में लिखा है। यानी कि जो राज्य है वो किसको बढ़ावा देगा? सहकारी संघ को, सहकारी संघ को बढ़ावा देगा। क्या लिखा है दोस्तों? राज्य जो सहकारी संघ है बढ़ावा देगा, या सहकारी संस्थाएं हैं, या फिर हम बात करें कोऑपरेटिव जो होते हैं, कोऑपरेटिव संस्थाएं आपने देखी होंगी, आपके गांव में जो खाद बीज वगैरह मिलता है, तो ये उनको बढ़ावा देगा राज्य। ये कहाँ लिखा है दोस्तों? अनुच्छेद 43 बी में लिखा है, और इसको जल्दी ही जोड़ा गया है 97वां संविधान संशोधन द्वारा 2011 में इसको जोड़ा गया है, ये संशोधन किया गया है। ये बात दोस्तों आप ध्यान रखना। अगर हो सकता है कि किसी बुक में ये डेट 12 हो, किसी में 11 है, तो सही जो है दोस्तों वो 11 ही है, और किसी बुक में आपको 12 मिल सकती है, इस बात से आप निश्चिंत रहें। आगे देखें दोस्तों, 44 क्या कहता है? ये यूसीसी की बात करता है। किसकी बात करता है दोस्तों? समान नागरिक संहिता, समान नागरिक संहिता। किसकी बात करता है? समान नागरिक संहिता। होती क्या है अभी बात करेंगे। ये समान नागरिक संहिता भारत में कहाँ लागू है? तो दोस्तों एकमात्र राज्य गोवा जहां समान नागरिक संहिता लागू है। कहाँ लागू है दोस्तों? तो आंसर क्या बता देना है? गोवा में। होता है क्या है ये, इसको थोड़ा समझते हैं। अगर हम दोस्तों बात करें ये यूसीसी की, ये जो है यूसीसी है, यूनिवर्सल कॉमन सिविल कोड जिसको कहा जाता है, तो ये जो सिविल कोड है इसमें ये है दोस्तों, भारत के जितने भी नागरिक हैं, भारत के जितने भी लोग हैं, प्रत्येक के लिए समान कानून होना चाहिए। बात भी सही है, होना चाहिए। और इस पर यूसीसी पर दोस्तों संविधान सभा में काफ़ी बहस हुई, और संविधान सभा के ऐसे लोग जो अल्पसंख्यक से संबंध रखते थे, उन्होंने ये कहा कि यूसीसी को अभी लागू मत करो, क्योंकि अभी शिक्षा का स्तर बहुत डाउन है और लोग समझदार बहुत कम हैं। जैसे जैसे शिक्षा का लेवल बढ़ता जाएगा, इस सही लेवल पे जो लोग पहुंचेंगे, उसके बाद इस यूसीसी को हम लागू कर देंगे। ये बात उन अल्पसंख्यकों ने कही थी जो संविधान सभा में हुआ करते थे। आज की डेट में अगर हम बात करें तो यूसीसी पूरे भारत में लागू नहीं है। अगर हम दोस्तों देखें, लगभग 99% केस ऐसे हैं जिसमें यूसीसी लागू है, समान कानून लागू है। जैसे आप हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, किसी भी धर्म के हैं, अगर आपने मर्डर किया एक जैसी धारा लगेगी, अगर आपने चोरी की एक जैसी धारा लगेगी, अगर आपने बलात्कार किया एक जैसी धारा लगेगी। लेकिन जो यहाँ के अल्पसंख्यक हैं उनको कुछ मामलों में विशेष अधिकार दे रखे हैं।
यानी कि उनमें कॉमन सिविल कोड लागू नहीं है। जैसे हिंदुओं के विवाह के नियम अलग हैं, तलाक के नियम अलग हैं, जमीन जायदाद से संबंधित नियम अलग हैं, जबकि मुस्लिमों में ये नियम अलग हैं। भारत में यूसीसी होनी चाहिए, इसके लिए जो सुप्रीम कोर्ट है वो कई बार सरकार को नोटिस कर चुका है, बता चुका है, लेकिन सरकार ने अभी तक लागू नहीं किया। किस किस केस में किया था वो केस सुनिए। अगर हम उस केस की बात करें तो आपने एक केस सुना होगा सायरा बानो और एक शाह बानो। अगर हम शाह बानो की बात करें तो शाह बानो का जो केस है वो 1985 का केस है। एक ऐसी महिला जिसकी आयु 70-75 वर्ष है, जिसके 5 बच्चे हैं, उनके जो हस्बैंड हैं उन्होंने उसको तलाक दे दिया, और जो 5 बच्चों की माँ जिसकी आयु 70-75 साल हो उसको अगर तलाक दिया जाए तो वो इस अवस्था में कहाँ जाए। जब वो शाह बानो सुप्रीम कोर्ट गई तो सुप्रीम कोर्ट ने उस समय कहा कि इनको जो तलाक दी है वो गलत है, तलाक इस तरह नहीं देना चाहिए, इनको भी भरण पोषण भत्ता देना चाहिए। जैसे जो हिंदू लोगों में शादियाँ होती हैं वो लोग जीवन पर्यंत भरण पोषण भत्ता देते हैं, उस तरीके से इनको देना चाहिए। लेकिन शाह बानो केस में जो फैसला निर्णय निकल के आया उसको नहीं माना गया। उस समय की सरकार इंदिरा गांधी तो नहीं थी, इंदिरा गांधी के जो लड़के हैं राजीव गांधी 1986 में उन्होंने एक बिल लेके आए, एक संविधान संशोधन कर दिया, और उसमें 1986 में उन्होंने कहा कि जो निर्णय इसका निकल कर आ रहा है शाह बानो केस का कि हम इसको नहीं मानते, ये बात उन्होंने लिख दी। ये संविधान संशोधन कर दिया कि जो सुप्रीम कोर्ट ने शाह बानो केस में कहा कि इन्हें जीवन पर्यंत भरण पोषण भत्ता मिलना चाहिए, उस समय उन लोगों ने संविधान में इस बात को लिख दिया कि हम इस बात को नहीं मानते। एक केस आपने और देखा होगा 2017 का, ट्रिपल तलाक से संबंधित सायरा बानो वर्सेज भारत संघ के नाम से जुलाई 2017 का केस है। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये ट्रिपल तलाक है वो गलत है, नहीं होनी चाहिए, और ये ट्रिपल तलाक का जो 3 बार बोलने से तलाक 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 संबंध खराब हो जाते हैं, विच्छेद हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं, इस तरह नहीं होने चाहिए। क्यों नहीं होने चाहिए? तो यहाँ पर भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जो तलाक है, ये तलाक जो होती है वो 3 तरह की होती है, तलाक की विद्दत, तलाक की हसन, तलाक की अहसन। तलाक की विद्दत है वो तलाक का बिगड़ा हुआ रूप है, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये तलाक की विद्दत बिगड़ा हुआ रूप तो है ही, ये संविधान के तो खिलाफ है ही, लेकिन जो इस्लाम है उसके बेसिक नियम हैं उसके भी विरुद्ध है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको बैन कर दिया, आपको पता है ट्रिपल तलाक के लिए। तो ये ऐसे केस थे जो समान सांघिक संहिता की बात करते हैं। आपसे आर्टिकल पूछे जाने की संभावना है तो अनुच्छेद 44 बता देना, लागू कहाँ है गोवा बता देना। अगर एक बात और ध्यान रखनी है, यहाँ पे एक केस शाह बानो का हो गया, सायरा बानो का हो गया, एक केस और देखिए। ये जो केस है 1995 का है, और ये सरला मुगदल वर्सेज भारत संघ, सरला मुगदल वर्सेज भारत संघ, वर्सेज भारत संघ। ये जो केस है दोस्तों ये कब का है? 1995 का केस है। और इस केस में क्या हुआ, यहाँ भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भारत में जो यूसीसी है उसको लागू होना चाहिए। ये केस क्या था, ये सरला मुगदल नाम का एक एनजीओ था भारत में, और हुआ क्या था, यहाँ एक हिंदू लड़का था और उसकी शादी हो चुकी थी। उसने क्या काम किया दोस्तों, उसने अपना धर्म परिवर्तन कर लिया और वो मुस्लिम बन गया, और उसने वहाँ जाके दूसरी शादी कर ली। अब जो हिंदू वाइफ उसकी थी उसने दोस्तों यहाँ पे उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गई और उसने कहा कि इसने दूसरी शादी कर ली। अब सुप्रीम कोर्ट के सामने जब वो लड़का पेश हुआ तो उस लड़के ने कहा कि जब मैंने एक शादी की तब मैं हिंदू था और अब मैं मुस्लिम हूँ, और मुस्लिम में एक से ज़्यादा शादियाँ जो हैं वो मुस्लिम धर्म में जायज़ हैं, तो इसमें मैं अपराधी नहीं हूँ, मैंने गलत काम नहीं किया है। मैं जिस धर्म में हूँ उस धर्म में एक से ज़्यादा शादियाँ कर सकते हैं। ऐसे डिसीजन को देने में सुप्रीम कोर्ट को दिक्कत हुई, तब भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा यूसीसी लागू होना चाहिए। अभी तक लागू नहीं हुआ है, हो जाएगा। आगे देखते हैं अनुच्छेद
45। अगर हम 45 की बात करें, आर्टिकल 45 की बात करें, तो इसमें जो पहले लिखा हुआ था 6 से 14 वर्ष के बच्चों को, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य एवं, बच्चों को अनिवार्य अनिवार्य एवं निशुल्क शिक्षा की व्यवस्था, निशुल्क शिक्षा की व्यवस्था राज्य करेगा, शिक्षा की व्यवस्था राज्य करेगा। ये यहाँ पे लिखा हुआ था दोस्तों। और यहाँ पे आपको पता होगा कि संशोधन कर दिया कब, 86वें संविधान संशोधन द्वारा 2002 में। और यहाँ पे इस बात को हटा के यहाँ पे रख दिया, और ये जो बात थी दोस्तों इसको हमने 21A में रख दिया, और इसको क्या बना दिया दोस्तों, मूल अधिकार बना दिया। आज की डेट में अनुच्छेद 45 में जो लिखा है दोस्तों, वो ये लिखा है कि यहाँ पे जो 6 से कम आयु के बच्चे हैं, 6 से कम आयु के बच्चे, 6 से कम आयु के बच्चे, इनके लिए दोस्तों पूर्व बाल्यावस्था, पूर्व बाल्यावस्था, बाल्यावस्था व प्री प्राइमरी, प्री प्राइमरी की देखभाल करेगा, की देखभाल करेगा। फिर से आप देखिए, देखभाल करेगा, ये बात आपको ध्यान रखनी है। यहाँ से अच्छे क्वेश्चन बनते हैं और क्वेश्चन पूछा भी गया है, ये बात आप ध्यान रखना। यहाँ पे आज की डेट में लिखा हुआ है 6 से कम, पहले लिखा हुआ था 6 से 14। ये 6 से 14 वाला प्रावधान कहाँ चला गया, अनुच्छेद 21A, जो किसके अंतर्गत आता है दोस्तों, मूल अधिकारों में हमने पढ़ा था, मूल अधिकारों के अंतर्गत जिसको हमने देखा था। बात क्लियर हो गई। ये भी कब जुड़ा, 86वें संविधान संशोधन द्वारा 2002 में। ये दो परिवर्तन हुए हैं, दोनों ही दोस्तों ध्यान रखने हैं कि जो अनुच्छेद 45 है इसमें पहले 6 से 14 था, अब 6 से 14 हमने 86वें संविधान संशोधन द्वारा 2002 में जो संशोधन किया वो 21A में पहुंचा दिया। और यहाँ पे हमने लिख दिया 6 से कम आयु के बच्चे, इनकी पूर्व वाली अवस्था और प्राइमरी जो है, प्री प्राइमरी की हम बात करें, उसकी शिक्षा की व्यवस्था की देखभाल राज्य करेगा, ये हमने 45 में लिख दिया। आर्टिकल 46 देख लेते हैं दोस्तों। अगर हम 46 की बात करें तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि राज्य OBC SC ST के लिए कल्याणकारी योजनाएं शिक्षा और अर्थ से संबंधी बनाएगा। यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो राज्य है वो SC OBC और ST के लिए कल्याणकारी योजनाएं बनाएगा जो अर्थ और शिक्षा से संबंधित होंगी दोस्तों। अगर मैं अनुच्छेद 47 की बात करूं, वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे जो कई बार एग्जाम में पूछा गया है, राज्य के प्राथमिक उद्देश्य कहाँ हैं, तो नीति निर्देशक तत्वों में है, अनुच्छेद 47 में है। और यहाँ पे ये क्वेश्चन तो दोस्तों पूछ लिया कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ हैं। आगे पूछे जाने की संभावना है कि राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व हैं वो, उसमें अगर हम बात करें जो प्राथमिक कर्तव्य हैं वो निम्न में कौन कौन से हैं, ऐसा क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। इनमें 3 बातें आपको ध्यान रखनी है। जो राज्य की प्राइमरी ड्यूटी की बात करता है, राज्य के प्राथमिक कर्तव्यों की बात करता है, और वो क्या हैं, तो स्वास्थ्य है, पोषाहार है, और जीवन जो है उस जीवन स्तर को ऊंचा करने की बात करता है। ये 3 स्तर हैं दोस्तों, आपको ध्यान रखने हैं। यानी प्राइमरी कर्तव्य हैं, जो प्राथमिक ड्यूटी हैं राज्य की, इनको ध्यान रखना है। जीवन स्तर को ऊंचा करना, पोषाहार की व्यवस्था करना और स्वास्थ्य व्यवस्था करना, ये किसके अंतर्गत आते हैं दोस्तों, अनुच्छेद 47 के अंतर्गत आते हैं। एक और क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है दोस्तों कि जो शराबबंदी है इस पे राज्य क्या रोक लगा सकता है, तो हाँ बाबू बिल्कुल लगा सकता है। ये भी अनुच्छेद 47 में दे रखा है कि मादक पदार्थों पर राज्य रोक लगा सकता है, अनुच्छेद 47 में ही दे रखा है। और दोनों ही बातें दोस्तों एग्जाम के अंदर पूछी जा चुकी हैं, इनको ध्यान रखना। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, आगे अगर हम बात करें अनुच्छेद 48, तो 48, एक तो 48 ध्यान रखना है, एक दोस्तों 48A ध्यान रखना है। दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं।
कौन कौन से कब जुड़े दोस्तों, इनकी हम बात करेंगे। 48 क्या कहता है? 48 कहता है कि राज्य जो है वो कृषि, यहाँ पे ध्यान रखना है, जो राज्य जो है वो किस किस को, कृषि और यहाँ पे पशुपालन है, कृषि प्लस पशुपालन, कृषि प्लस पशुपालन, यहाँ पे ये उन्नत किस्म का प्रयोग करेगा। किसका दोस्तों? उन्नत किस्म को बढ़ावा देगा, ऐसे लिख लो, उन्नत किस्म को बढ़ावा देगा। एक बात तो ये लिखी है कि जिससे कृषि का उत्थान हो सके, जिससे पशुपालन को बढ़ाया जा सके, उन्नत बीजों का, उन्नत किस्म का, यहाँ पे इसको राज्य बढ़ावा देगा। और दूसरी बात यहाँ पे लिखी है कि राज्य गौवध पर प्रतिबंध लगाएगा, गौवध पर प्रतिबंध लगाएगा, यानी कि गौवध पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। बिल्कुल सही बात है, और ये आर्टिकल 48 में दे रखी है, गौवध पर प्रतिबंध लगेगा। स्पेशली नाम दे रखा है कि गौवध पे प्रतिबंध लगाया जा सकता है, राज्य लगा सकता है, ये 48 में ही दे रखा है। आप चाहें तो, सरकार चाहें तो प्रतिबंध लगा सकती है। दूसरी बात, अगर 48A की बात करें तो अगर कैपिटल ए है दोस्तों, इसका मतलब इसको हमने बाद में जोड़ा, और बाद में जोड़ा तो कब जोड़ा? वही कब बताइए? 42वां संविधान संशोधन 1976, यानी कि 42वां संविधान संशोधन संशोधन चलो सीधा लिख दे रहा हूँ, 42वां संविधान संशोधन 1976। दूसरी बात, अब इसमें है क्या? अगर है क्या तो यहाँ पे जो राज्य है वो पर्यावरण को संरक्षण देगा, संवर्धन देगा, और वन्य जीवों की रक्षा करेगा। यहाँ पे ध्यान रखना है, राज्य पर्यावरण का संवर्धन, संरक्षण व वन्य और वन्य जीवों की रक्षा करेगा, और वन्य जीवों की रक्षा करेगा, जीवों की रक्षा करेगा। इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया है, ध्यान रखना। 48A इम्पोर्टेंट, 42वें संविधान संशोधन 1976 में। और राज्य क्या करेगा? पर्यावरण का संरक्षण करेगा, संवर्धन करेगा, वन और वन्य जीवों की रक्षा करेगा। ये क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछा गया है कि वन्य और वन्य जीवों के संरक्षण का उल्लेख संविधान में कहाँ है? अगर आपसे पूछा जाए फंडामेंटल ड्यूटी, DPSP, तो दोनों में है, ध्यान रखना है। क्वेश्चन पूछा गया है और फिर से पूछा जा सकता है कि जो वन्य और वन्य जीवों का संरक्षण है, ये राज्य का कर्तव्य भी है, और जो भारत के नागरिक हैं, सिटीजन हैं, उनका कर्तव्य भी है। बोले तो फंडामेंटल ड्यूटी अनुच्छेद 51 का के अंतर्गत भी हम इसको पढ़ेंगे, और 48 का के अंतर्गत ही भी इसको हमने पढ़ लिया है। ये बातें ध्यान रखना, इस तरीके से क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है। अगर दोस्तों मैं बात करूं 49 क्या कहता है? राष्ट्रीय महत्व के जो स्थान हैं, स्मारक हैं, वस्तुएं हैं, उनको राज्य संरक्षण देगा। यानी राष्ट्रीय महत्व के स्थान, वस्तु, अगर कोई इमारत है जैसे ताजमहल वगैरह, स्थान, वस्तु, इमारत, स्मारक, इनको राज्य क्या देगा दोस्तों? संरक्षण देगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। अगर हम आर्टिकल 50 की बात करें दोस्तों, अनुच्छेद 50, ये क्या कहता है? तो इस पे आपको ध्यान रखना है कि राज्य है वो कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग रखने का प्रयास करेगा। यानी राज्य कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग रखने का प्रयास करेगा, अलग रखने का प्रयास करेगा।
अलग रखने का प्रयास करेगा। फिर सुनिए, यानी कि अनुच्छेद 50 में जो लिखा है वो ये लिखा है कि जो राज्य है ना वो कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग रखने का प्रयास करेगा, अलग रखेगा, ऐसा कहा गया है। अब आप देखिए दोस्तों, आपको लगता होगा कि कार्यपालिका और न्यायपालिका तो पहले से ही अलग है, ये मिली हुई कहाँ है जो इनको अलग करेगा। तो आप दोस्तों देखेंगे कि आज़ादी से पहले के बहुत सारे कानून हमारे यहाँ लागू हैं, और उनमें भी दोस्तों जो पहले ये जो प्रशासनिक अधिकारी होते थे दोस्तों, उनको न्यायिक व्यवस्था भी दे रखी थी, और वो कुछ मामलों में आज भी है। जैसे आपने सुना होगा जो जिला लेवल पे अगर हम देखें, डीएम जिसको कहते हैं, इसे मजिस्ट्रेट पावर प्राप्त होती है, जिसे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कहा जा रहा है। हालांकि वो न्यायाधीश नहीं है, लेकिन उसके आगे लगा हुआ है, मजिस्ट्रेट पावर उसको है। जैसे जो एसडीओ है, एसडीओ को हम एसडीएम क्यों कहते हैं? इसका मतलब कि आज भी कुछ पद ऐसे रह गए हैं जो प्रशासनिक होते हुए भी न्याय का काम भी देखते हैं, तो उनको राज्य अलग रखने का प्रयास करेगा। ये बात इस आर्टिकल में कही गई है। अगर हम दोस्तों 51 की बात करें तो अनुच्छेद 51 में क्या है, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि राज्य ऐसी व्यवस्था कायम करेगा कि जिससे अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और शांति को बढ़ावा मिले। यानी राज्य ऐसी व्यवस्था कायम करेगा जिससे अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा को बढ़ावा मिले। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगले वीडियो में दोस्तों फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए आप खुश रहें, तंदुरुस्त रहें, मस्त रहें, और इसी तरह वीडियो को देखते रहें। और अगर आपने इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ना किया हो तो आप इसको सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।